Karyokinesis, it is divided into this prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Now, see here, we are studying about all these processes. See, सबसे पहला prophase. In case of prophase, what you can see here, suppose ये एक animal cell है. कौन सी cell है? Animal cell. तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सेंट्रियोल. क्या नजर आएगा बच्चों? सेंट्रियोल. ओके, सेंट्रियोल जिसका डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ था. कहाँ हुआ था? एस फेज में हुआ था. वह सेंट्रियोल, वह जो सेंट्रियोल है वो क्या होगा? वो अपोजिट पोल पर चला जाएगा. वो कहाँ चला जाएगा? एक सेंट्रियोल इस पोल की ओर और दूसरा इस पोल की ओर चला जाएगा. ये जो मूवमेंट है सेंट्रियोल की, सच टाइप ऑफ सेंट्रियोलर मूवमेंट, इसे हम कहेंगे. ये जो सेंट्रियोल की जो मूवमेंट है ये प्रोफेज में होती है. कहाँ पर? प्रोफेज में होती है. एंड दिस सेंट्रियोल दे पार्टिसिपेट्स ओनली इन एनिमल सेल. एनिमल की जो माइटोसिस और मियोसिस फेज होती है, इन केस ऑफ एनिमल सेल यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल. ये सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहां पर होता है? एनिमल सेल में होता है. isn't it? ओके, सो इसी वजह से एनिमल सेल की जो सेल डिवीजन होती है उसे हम एस्ट्रल सेल डिवीजन कहते हैं. क्या कहते हैं? एस्ट्रल सेल डिवीजन या फिर एम्फी एस्ट्रल सेल डिवीजन. एम्फी एस्ट्रल सेल डिवीजन किन सेल को कहा जाता है? प्लांट या एनिमल सेल? एनिमल सेल को. क्यों एनिमल सेल में? एनिमल सेल में क्या होते हैं? सेल डिवीजन में सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं. सेंट्रियोल्स. समझ में आया? ओके, सो इसी वजह से एनिमल सेल के माइटोसिस या मियोसिस का जो सेल डिवीजन है उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल सेल डिवीजन. एस्ट्रल सेल डिवीजन या फिर एम्फीएस्ट्रल सेल डिवीजन. मगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है क्या? नहीं होता. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिए. ठीक है, ओके, नीट में पूछा गया है, सीडी में पूछा गया है कई बार. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एंड प्लांट सेल में, प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन होता है इसमें सेंट्रियोल फॉर्म नहीं होता. सेंट्रियोल फॉर्मेशन डज नॉट टेकिंग प्लेस. सेंट्रियोल डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट सेल एंड प्लांट सेल जनरली. सो उसे हम क्या कहेंगे? एनेस्ट्रल. एंड मींस absence of astral, aneastral cell division. ओके, या फिर एनाम्फीएस्ट्रल सेल डिवीजन कहोगे. क्योंकि प्लांट सेल में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? सेंट्रियोल. क्योंकि सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. ओके, समझ में आया? अगला पॉइंट. और एनिमल सेल में ये जो सेंट्रियोल है, this centriole formation it is generally taking place before the cell division in S phase. ओके, जिस सेल में सेल डिवीजन होने वाला होता है उसी सेल में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है. अदरवाइज जो G0 फेज की जो सेल होती है उसमें आपको सेंट्रियोल नजर नहीं आएगा जनरली. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा. अगला पॉइंट. सो इस प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन बी सीन, बट आफ्टर प्रोफेज दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है. ओके, ऑल द साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेन्स दे मूव टुवर्ड्स पेरिफेरी. ये सारे के सारे पेरिफेरी चले जाते हैं और ऑब्जर्व नहीं होते. isn't it? ऑब्जर्व होते हैं क्या? नहीं होते हैं. isn't it? ओके, सो ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसे हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं. डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं कहते. क्यों? लास्ट में पता चलेगा. सीयर. अगला पॉइंट. सो centrioles, these duplicated centrioles they move towards the opposite pole. okay, separate हो जाते हैं. दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. ओके, देन द क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन देयर. इसके फॉर्म में रहते हैं. दिस न्यूक्लियर, यस, दिस जेनेटिक मटेरियल DNA, they are organized into a thread-like structure, and that thread-like genetic material or DNA, we can say it as the
क्रोमैटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। टीन का मतलब होता है फाइबर्स, कलर्ड फाइबर्स। ओके बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके जब आपका प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल में आपको ऑनियन रूट टिप जो है, उस ऑनियन रूट टिप का माइटोसिस स्टडी करने के लिए सैंपल दिया जाएगा। ऑनियन रूट टिप इट इज द वेरी सुटेबल और वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल टू स्टडी द माइटोसिस सेल डिवीजन। आसानी से स्टडी किया जाता है, ठीक है, इस सेल डिवीजन को। कौन से सैंपल से? ऑनियन रूट टिप। ओके तो हमने आपको बताया है सीयर के कौन सा स्टेन है या डाई है जिसका इस्तेमाल इस क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग माइटोसिस। उस स्टेन का नाम है द बेसिक डाई, उसका नाम है एसिटोकार्बीन। कौन सा? एसिटोकार्बीन डाई। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम्स अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एसिटोकार्बीन। ओके इस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके ड्यूरिंग दिस डिफरेंट फेजेस। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये प्रोफेज में ये जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। किस लाइक? थ्रेड लाइक। उस डीएनए को हम क्रोमैटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे। ओके और प्री प्रोफेज जो होती है, सीयर अर्ली प्रोफेज जो होती है, इस अर्ली प्रोफेज में तो आपको न्यूक्लियोलस भी ऑब्जर्व हो सकता है। न्यूक्लियोलस कैन बी सीन इन अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपको न्यूक्लियोलस भी नजर आ सकता है। What is nucleolus? Nucleolus ये क्या होता है? It is the genetically active region where the RNA synthesis, ribosomal RNA synthesis is taking place. Okay, genetically active region where ribosomal RNA synthesis is carried out. Okay, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। सो ये न्यूक्लियोलस भी नजर आ सकता है प्रोफेज स्टेज में। जनरली G0 में तो नजर ही आता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये सारी जो चीजें हैं, सी आफ्टर दिस यस आफ्टर पोस्ट प्रोफेज जैसे समाप्त होती है वैसे वैसे क्या होना शुरू हो जाता है? सीयर ओके सी on the onwards of prophase, these chromatin fibers they undergo the condensation process। ये कंडेंसेशन प्रोसेस में जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में जाने के बाद क्या होगा? सीयर ये जो प्रोफेज की जो क्या है, व्हाट इज दिस? क्रोमैटिन है। दिस इज द क्रोमैटिन ऑफ प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज का क्रोमैटिन। सीयर आपको एक बात यहां ध्यान देना है कि सेल डिवीजन माइटोसिस फेज में डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स में होता है। डीएनए का क्या होता है? यस डीएनए की रीअरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स में होता है। ओके प्रोफेज से पहले सीयर ये है व्हाट इज दिस? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसकी डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या फिर इस 2 नैनोमीटर होती है। कितनी? 2 नैनोमीटर। अब ये जो डीएनए है सीयर, ये डीएनए दे आर बाइंडेड विद दिस न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन। ये न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन के अराउंड में रैप होते हैं। ओके और फिर यहाँ पर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लगभग हो जाता है 10 नैनोमीटर। कितना बच्चों? 10 नैनोमीटर। इसे हम ये जो है इट इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका डीएनए का, इसे हम न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स कहते हैं। सेकेंड लेवल न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स। फर्स्ट लेवल अनवाइंडेड डीएनए, अनवाइंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ विदाउट एनी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। ओके सो 2 नैनोमीटर। फिर इसका कॉइलिंग इसके हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन? कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए।
यस और नो? ओके, सो ये हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होता है तो इसे हम न्यूक्लियोसोमल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोमल फाइबर। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन का ये लेवल है, न्यूक्लियोसोमल फाइबर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोमल फाइबर। और ये बिडेड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। कैसे? बिडेड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सी अगला पॉइंट। अब इसके बाद का जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, देन न्यूक्लियोसोमल फाइबर ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट वन इज सोलेनोइडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? सोलेनोइड। यू नो अबाउट द फिजिक्स, फिजिक्स में कॉइलिंग ऑफ द कंडक्टर ओवर द इंसुलेटर दैट फॉर्म द सोलेनोइड। यस और नो? ओके, जैसे जितना ज्यादा टर्न रहेंगे सोलेनोइड के, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करते हैं। सो वैसे यहाँ पर न्यूक्लियोसोमल फाइबर दे अंडरगो द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोलेनोइड फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? सोलेनोइड फाइबर। इस सोलेनोइड फाइबर में ये जो न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स है, ये क्या करते हैं? इस तरह से फॉर्म करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड फॉर्म करते हैं। ओके, सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के बाद नेक्स्ट वन, इसके बाद जो नेक्स्ट वन होगा उसे हम लूप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। क्या? लूप। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होगा? लूप होगा। लूप में क्या होगा? ये जो सोलेनोइड है, इनकी और फिर से कॉइलिंग होती है, ये लूप्स फॉर्म करते हैं। सिर्फ इतना जो फॉर्म है, ये इतना सा बस, isn't it? ओके, इतना जो पार्ट है इसकी और सुपर कॉइलिंग होकर ये लूप्स फॉर्म हुआ है। सो ये है लूप लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें न्यूक्लियर इसमें जो होता है नॉन हिस्टोन न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, isn't it? Okay, so इस तरह के डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, अनवाइंडेड डीएनए मींस डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, देन न्यूक्लियोसोमल फाइबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, न्यूक्लियोसोमल लेवल। ओके, न्यूक्लियोसोमल फाइबर, देन सोलेनोइडल फाइबर ऑर्गेनाइजेशन, देन लूप्स। और इस लूप के बाद माइटोटिक मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ये सबसे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाफेजिक। ओके, सो ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस में जो प्रोफेज स्टेज आती है, इस प्रोफेज में यू कैन सी दिस फाइबर्स, दिस क्रोमैटिन फाइबर, दे आर रिमेन प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स। ये न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स के फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ये पोस्ट, ये जो प्रोफेज को जब ये आगे प्रोफेज के आगे जैसे प्रोग्रेसिव इसकी डेवलपमेंट होते रहती है, वैसे वैसे दे फॉर्म दिस अगेन सुपर कॉइल मॉडल। समझ में आया? यानी इसे कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए, जिसमें डीएनए की कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम मेटाफेजिक क्रोमोसोम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। सो नेक्स्ट वन स्टेज मेटाफेज। ओके, अब यहाँ पर इस प्रोफेज में जो सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर्स है, उन सभी का क्या होगा? उन सभी का ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा? सो देखिए किसमें होता है। सो सी हियर, इतना डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सी, सो अगला पॉइंट मेटाफेज। सी हियर, मेटा, यस। Now, in metaphase, as I told you earlier, the condensation of this chromosomal DNA is taking place. Okay. यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स है सोलेनोइडल होंगे, और यहाँ पर मेटाफेजिक क्रोमोसोम फॉर्म होगा। ये सोलेनोइडल न्यूक्लियोसोमल फाइबर्स का सोलेनोइडल में ऑर्गेनाइज होकर फिर उनमें और लूप्स फॉर्म होकर, ओके, सबसे
हाईली सुपरकोइल्ड फॉर्म ऑफ मेटाफेजिक डीएनए यहाँ पर फॉर्म होगा। और इसके समय कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए with the help of histone protein results in the formation of highly supercoiled organization of chromosome, that is metaphasic chromosome। कौन सा क्रोमोसोम? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। और इसके बाद सियर यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा? these two centrioles they get separated towards the opposite pole। ये opposite pole पर separate हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रोग्रेसिव प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज स्टेज आएगी, दिस वन इज द मेटाफेज। व्हाट इज दिस? मेटाफेज। इस मेटाफेज में सियर इस मेटाफेज में दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कंप्लीटली। ओके, इजंट इट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। एंड दिस क्रोमैटिन नाउ बिकम्स द क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएंगे लाइक दिस हाईली सुपरकोइल्ड। नाउ अब क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड आपको पता है। नाउ जैसे कि हमने आपको बताया था, दिस वन इज द क्रोमैटिड। क्या है बच्चों? क्रोमैटिड इन G1 फेज। और एस फेज में क्या हो जाता है? इस तरह से। ओके, इस तरह से क्या होता है? ओके, टू क्रोमैटिड्स फॉर्म फॉर सिंगल क्रोमोसोम। और इन दोनों को क्या कहते हैं? हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। यस और नो? अब यहाँ पर प्रोफेज के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होता है क्रोमोसोम का, वो सुपर कॉइल्ड मेटाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? यस, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। अगला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। ओके, साथ ही साथ न्यूक्लियोसोम कैन नॉट बी सीन। यस, न्यूक्लियोसोम नजर ही नहीं आएगा, सॉरी न्यूक्लियोलस। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन, इसी के साथ में जो स्पिंडल ट्यूबुलिन प्रोटीन जो G2 फेज में फॉर्म हुए थे बच्चों, किस फेज में? G2 फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स, यस, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म हुए थे उनसे बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। ओके, स्पिंडल फाइबर्स। एंड these spindle fibers they are connected with the kinetochore proteins present at the site of centromere। ओके, तो बच्चों देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है, मिडल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क लाइक प्रोटीन अटैच रहता है। उस डिस्क लाइक प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं? काइनेटोकोर 2। कितने? 2 काइनेटोकोर होते हैं। Then these kinetochores they are attached with the spindle fibers produced from the tubulin protein। ओके, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए हैं, ओके, वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनका ओरिजिन कहां से होता है? इस पर सेंट्रोमेयर्स। ओके, सो सेंट्रोमेयर की वजह से ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से ये काइनेटोकोर से बाइंड होते हैं। सियर ये है स्पिंडल फाइबर्स। कौन से फाइबर्स है ये? स्पिंडल फाइबर्स। Okay, what is the spindle fibers? These are the fibers of tubulin protein। Okay, ये किसके फाइबर्स है? ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर्स है। Okay, last point। Okay, see, हाँ, so last point। So देखिए, so क्या होगा? यहाँ पर आपको दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। दो तरह के, एक है कंटिन्यूअस और दूसरे कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस। एक है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर
और दूसरे हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किसे कहेंगे? द स्पिंडल फाइबर्स that travels from one centrosome to the another centrosome. That spindle fiber is known as continuous spindle fiber. Discontinuous spindle fiber किसे कहेंगे? The spindle fiber, okay, that extend between kinetochore of the chromosome up to this सेंट्रोसोम से काइनेटोकोर तक जो स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और इसी डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को हम क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ओके, क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। अब इस स्पिंडल फाइबर, ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, इनका फंक्शन क्या है? यस, दे अरेंज्ड ऑल दीज क्रोमोसोम्स इन वन प्लेन एंड दैट प्लेन इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं जो इस काइनेटोकोर को बाइंड होते हैं, सेंट्रोमियर पर जो अटैच होते हैं, उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, उसी को हम क्रोमोसोमल फाइबर्स कहेंगे। और इनका फंक्शन क्या है? ये सभी क्रोमोसोम को एक इक्वेटोरियल लाइन मेटाफेजिक प्लेन में लाएंगे। समझ में आया? एक प्लेन में लाएंगे। ये कौन करता है? chromosomal fibers. They lie all these chromosomes in single metaphasic plane. ओके, इसे आप मेटाफिजिक प्लेट कहोगे या फिर इसे आप इक्वेटोरियल प्लेट कहोगे। ओके, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर प्लेन। ओके, तो ये फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का। एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफेज। लास्ट पॉइंट मेटाफेज का वो इस तरह से है कि किसी भी सेल में, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, अगर हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमैटिक सेल के काउंट करने होते हैं, ओके, किसी भी क्रोमोसोम की अगर स्टडी करनी होती है, तो विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर स्टडी द क्रोमोसोम? Metaphase. Why? Because all the chromosomes, they attain the higher configuration of the DNA, that is metaphasic DNA. समझ में आया बच्चों? सो यही वो फेज है जहां पर किसी भी तरह के क्रोमोसोम की स्टडी की जा सकती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो विच इज द इंपॉर्टेंट फेज फॉर स्टडीइंग काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? मेटाफेज। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। एनाफेज, टेलोफेज कल डिस्कस करेंगे।